नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं आज। अ, बिट्टू कर्नाटक जी हैं। बिट्टू कर्नाटक जी इस समय पूरे उत्तराखंड की सियासत में, समूची सियासत में कुछ एक ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में हैं। उन्हीं में से एक नाम बिट्टू कर्नाटक का है। लंबा वक्त जिन्होंने कांग्रेस को दिया, वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कभी झंडे डंडे उठाते रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन अब झंडे डंडे वो बीजेपी के उठाएंगे। आज स्टूडियो में बहुत स्वागत है आपका बिट्टू कर्नाटक जी। हमारे धन्यवाद। स्टूडियो में आप आए, आपने वक्त निकाला। शुरुआत में ही आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपसे बहुत सारे सवाल पूछने के लिए हैं, और इन सवालों को पूछना मौजूदा सियासत के लिहाज से मुझे लगता है कि समूचा राज्य जानना चाहता होगा। वार्ड अध्यक्ष रहे, नगर महामंत्री रहे, नगर अध्यक्ष रहे, ज़िला महामंत्री रहे, प्रदेश सचिव रहे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे, राज्य मंत्री रहे, प्रदेश प्रवक्ता रहे, 2022 में तो चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी रहे। इतना लंबा वक्त देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को देने वाला शख्स किन स्थितियों में आखिर उस पार्टी को छोड़ देता है? देखिए, अगर पूरी मेरी कहानी को देखें, मेरे जैसे और कई साथी जो आज पार्टी के भीतर घुटन महसूस कर रहे हैं। पार्टी आज रसातल की ओर जा रही है। कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी में हम लोग जुड़े थे, मैं 89 में माननीय हरीश रावत जी के साथ जुड़ा, और आज मैं देख रहा हूं जो कार्यकर्ताओं का पुरानी उस कांग्रेस में सम्मान होता था, अपने कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन पर पार्टी चलती थी, आज वो चंद ऐसे लोग हैं जो केवल विधायक बन जाते हैं और उसके बाद पार्टी को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह उपयोग करते हैं। जो उनका सबसे करीबी बस्ता उठाने वाला होगा, बैग उठाने वाला, उसे वो जिलाध्यक्ष बना देंगे। जो थोड़ा सा उससे और कमजोर होगा उसे नगर अध्यक्ष बना देंगे। जो थोड़ा और कमजोर होगा ब्लॉक अध्यक्ष बन जाएगा। आज केवल चंद चाटुकारों की पार्टी बन के रह गई हमारी। जिस पार्टी में मैं रहा इतने साल, वहां हमें घुटन सी महसूस होने लगी। कोई फैसलों में हमारा सहभागिता नहीं होती थी। सब ऊपर से अपने हिसाब से, कौन पैरासूट से कब आ जाएगा पता नहीं चलता था। वहीं दूसरी ओर जिस पार्टी में मैंने जिसका दामन थामा है, हमने तो 35 साल मंचों से कोसा है, हमेशा उनकी नीतियों के खिलाफ बोला है। लेकिन जिस दिन मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया, मुझे अपने आप में बड़ा ये कहते हुए कहीं कोई संकोच नहीं है कि जब मैंने इस्तीफा दिया और उसके बाद मेरे एक मित्र का फोन आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया, गले लगाया। प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस सम्मान से मुझे पार्टी में एक स्थान दिया, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं ये सब करूंगा। लेकिन आज वो कांग्रेस पार्टी जिसमें हम लोग रहे, मैं स्पष्ट तौर पर आपके सामने कहना चाहता हूं और आपके दर्शकों से भी कहना चाहता हूं, वो कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई। 2 सवाल निकलते हैं आपके इस जवाब से। आप भी चूंकि कई पदों पर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि जो विधायक का बहुत करीबी होता है उसको कोई पद दे दिया जाता है। चूंकि आपके पास भी कई पद रहे हैं, तो सवाल यहाँ लाजमी है कि क्या आप भी किसी विधायक के करीबी रहे और इसलिए पा गए। दूसरा एक सवाल, आप कह रहे हैं कि पार्टी रसातल में जा रही है। ये वक्त कब से बदला? ये क्या लंबे वक्त से चल रहा है या फिर हाल में ये बदलाव आए? 2 सवाल हैं आपसे। देखिए, मैं निश्चित तौर पर लंबे समय से राजनीति में था और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के बेहद करीबी रहा। बिल्कुल, उसमें कहीं मैं उस बात से आज भी मैं उसको सबके सामने कहने को तैयार रहता हूँ, और कोई मेरा ये नहीं कि, और मैंने हमेशा कहा, मैंने आज जो त्यागपत्र दिया वो अपने लिए, मैंने तो कहा कि मुझे सब पद, मुझे बूथ अध्यक्ष से नगर महामंत्री जो आपने सब पढ़ा, इसमें आपने प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं महामंत्री भी रहा हूं पार्टी का, हाँ। और राज्य मंत्री और कैबिनेट स्तर, एनआरएचएम जो एनआरएचएम था मेरा, वो कैबिनेट स्तर पर था। मुझे सब दिया, पार्टी ने मुझे नवाजा। मैं तो आज केवल आम कार्यकर्ता की बात को लेकर नाराज था। मैंने कहा मुझे मिल रहा है,
मैं नेता बन गया, मेरे जैसे कई साथी नेता बन गए, लेकिन जो सामने से बैठकर हमारे नेताओं की जिंदाबाद करता है, जो झंडे उठाने का काम करता है, जो विषम परिस्थितियों में, आज हम जिस समय पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में थे, उस समय सत्ता में नहीं थे। 2017 के बाद कांग्रेस लगातार प्रतिपक्ष में थी। जो प्रतिपक्ष की बातों को सड़क में उठाता था, मैंने उसकी लड़ाई को लेकर मैंने कहा कि इसका सम्मान होना चाहिए, आप पैराशूट से मत लाइए। लेकिन हमारी बात, आप भैरव गोस्वामी की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ठीक है, लेकिन मैंने अपने यहाँ के मेयर की बात कही। जब पहले भी महिला हुई थी, उस समय मैंने पुख्ता तौर पे कहा था, आप पार्टी की किसी हमारी बहन को दे दीजिए। हो सकता है कोई आर्थिक रूप से कमजोर हो, सब मिल के मदद करेंगे, पार्टी क्यों होती है। दूसरा, मैंने एक चीज और देखी, हम सनातन धर्म के खिलाफ हो गए। कांग्रेस आज सनातन धर्म के खिलाफ होने लगी। मैंने जब माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में भगवान राम, हम सब के आराध्य, मैं तो 1980 से, और मेरी तीसरी पीढ़ी राम के काम में जुड़ी है। अगर आप मेरे बारे में पता करिए, मैं राजनीति से ज्यादा सामाजिक कार्यों से, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहता हूं। मैं 1980 में पहली बार रामलाओं से जुड़ा। मेरे पिताजी लगभग 36 साल उन्होंने रामलाएं कराई, और जहां जहां अधिकारी के रूप में सेवाएं दी, वहां वो रामलीला कराते थे, रावण का किरदार निभाते थे। खुद भी करते हैं रामलीला फिलहाल? मैं 34 साल तो मुझे रावण का किरदार निभाते हुए हो गए। मेरे ग्रैंडफादर 1918 में मेरे दादा ने रामलीला प्रारंभ कराई, और वो भी अब आज जिस समय मुझे लगा, जिस समय प्रधानमंत्री जी भगवान हमारे आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा का काम कर रहे थे, तो मैंने भी कहा कि हम भी भाई, हमारी ओर से भी उसमें एक आहुति होनी चाहिए। यज्ञ है, उस यज्ञ में मैंने भी अपनी आहुति, एक, क्योंकि मैं महिला रामलाओं का एक उत्तराखंड ही नहीं, देश में पहली महिला रामला कराने का सौभाग्य हमको मिला। तो मैंने कहा कि हम 1 दिवसीय महिला रामला कराएंगे और 11,000 दिए जलाएंगे। और हमने पूरे अपने रामला मंच, बहुत बड़ा रामला मंच है, उसके आसपास 11,000 हमारी महिलाओं ने दिए जलाए। उस दिन के बाद से प्रदेश कार्यालय से हमें फोन आने बंद हो गए। अच्छा, कि भाई हम तो अपनी पार्टी में बेगाने हो गए। तो ये कब की बात होगी? ये जब राम मंदिर प्राण मतलब प्रतिष्ठा, उस दिन के बाद से हमने, और जबकि मैंने अपना प्रस्ताव दिया था, मैंने अपने नेताओं से कहा था कि हमें भी उसमें, हमें ऐसे कामों को और मिलकर करना होगा जिससे हम अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि हम सनातनी हैं, इसमें कहीं कोई वो नहीं है, और उसे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं करता हूं, मैं हर कार्यक्रम में प्रतिभाग करता हूं। आपका कहना है कि पिछले कुछ वक्त से 2017 के बाद से पार्टी में बदलाव आने शुरू हुए, और आप हरीश रावत के करीबी थे, हम क्या ये माने, इसकी वजह से आपको कई पद मिले? निश्चित तौर पर देखिए, राजनीति में बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं, अगर आप किसी के करीबी होते हैं तो उसका, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद ही मुझे राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री पद मिला, उन्हीं के मुख्यमंत्री काल में मिला। बिल्कुल। और कई प्रदेश अध्यक्षों के साथ, जब हरीश रावत जी पहले प्रदेश अध्यक्ष बन के आए उत्तराखंड राज्य के, तब से लेकर करण महाराज जी के साथ तक मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैंने उस समय अपने जो मेरी जितनी योग्यता थी, मैं अपनी अल्पबुद्धि से जो उनको बता सकता था, वो तो सब विद्वान जन है, मैंने अपनी अल्पबुद्धि से जो एक गिलहरी वाला काम, जब आप समुद्र में सेतु बांधने का काम कर रहे थे, इनके पास तो बड़े बड़े नल नील और सब बड़े बड़े हनुमान अंगद सब थे, मैं गिलहरी के रूप में अपने पूंछ में जो रेता जितना कर सकता था, गिलहरी के रूप में मैंने भी काम किया। मैं अपने को गिलहरी मान रहा हूं, ज्यादा काम नहीं कर पाए होंगे, लेकिन उस गिलहरी के रूप में मेरी भावनाएं जब तक मैं वहां था, उस पार्टी के साथ थी। जिस दिन से मैंने त्यागपत्र दिया, अब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक प्राथमिक सदस्य हूं, कार्यकर्ता हूं। आपके राजनीतिक जीवन का अब तक का बड़ा हिस्सा कांग्रेस से गया है, इसलिए कांग्रेस से सवाल थोड़े मेरे ज़्यादा होंगे। आपने हरीश रावत का जिक्र किया, क्या लगता है आपको कि हरीश रावत की मौजूदा राजनीति को अगर हम देखते हैं तो क्या वो पहले की तुलना में कमज़ोर होती जा रही है, या फिर गैर महत्वपूर्ण होती जा रही है? नेपथ्य में चले गए हैं हरीश रावत, और यही वजह है कि बिट्टू कर्नाटक जैसे उनके बहुत करीबी और कांग्रेस के बहुत डेडिकेटेड लीडर्स अब कांग्रेस को छोड़ दे रहे हैं।
अब वो तो बहुत बड़े नेता हैं और उनके बारे में मैं कोई ऐसी टिप्पणी करूं वो उचित नहीं है, लेकिन आप एक सेफ साइड रखना चाहते हैं हरीश रावत के लिए? नहीं, मैं आप देखिए, जहां रहे हैं, जिस घर में रहे हैं, जिनके साथ रहे हैं, मेरा ऐसा चरित्र नहीं है कि मैं उनके ऊपर कीचड़ उछालूं। मैं बहुत पार्टी की, मैं नीतियों पे आ रहा हूं, पार्टी के लिहाज से। हाँ, लिहाज से मैं बता रहा हूं। निश्चित तौर पे जो बदलाव का दौर है उसमें कई पुराने ऐसे उनके जैसे बड़े नेताओं को अब पार्टी उस हिसाब से मुझे लगता है तवज्जो नहीं दे रही है, और वो बहुत बड़े नेता है। और हमारे जैसे जो सामान्य कार्यकर्ता है, मेरे साथ जगत सिंह जी जो 35 साल, वो भी 2 बार के चेयरमैन रहे, मथुरा दत्त जी, और ऐसे अनेकों। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में गया तो मुझे लगा कि हमारी तो पूरी जो उनके समय की कार्यकारिणी थी, किशोर उपाध्याय जी की लगभग पूरी कार्यकारिणी वहां यही मैं जानना चाह रहा था। और आज ऐसा क्या हो गया कि 2016 तक हम सब प्रिय थे, और 2024 आते आते पूरी किशोर जी की कार्यकारिणी आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गई है। जब किशोर उपाध्याय जी अध्यक्ष हुआ करते थे, उस वक्त हरीश रावत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्या आपको लगता है कि हरीश रावत जी के दौर में कांग्रेस कमज़ोर हुई और उसके बाद उसका रिजल्ट अब दिख रहा है कि बहुत बड़ी जो लीडरशिप है कांग्रेस की, वो चूँकि बहुत नाम है, मैं अगर गिनाऊँ, कांग्रेस की जब बगावत हुई सरकार में, वो भी दौर हरीश रावत का ही था। उसके बाद से अब तक जितने भी चुनाव हरीश रावत ने लड़े, वो खुद तो हारे ही, और जो तमाम और लीडर थे वो भी हारे। पार्टी वापस कम बैक नहीं कर पाई, और इसके साथ ही तमाम लीडर्स चले गए, बीजेपी में चले गए, अगेंस्ट पार्टी में चले गए, आप जैसे लीडर्स भी चले गए, मथुरा दत्त जी चले गए। तो सवाल ये है कि कांग्रेस को कमज़ोर कौन कर रहा है? कांग्रेस के इतने बड़े, जो कांग्रेस के नाम, मतलब जिनका नाम ही कांग्रेस है, हरीश रावत जैसे, या फिर कोई और है? देखिए, कांग्रेस को कांग्रेस कमजोर कर रही है। किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आने वाले सालों में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि कांग्रेस को म्यूजियम में रखने वाली बात आ जाएगी। जिस तरीके से जो सिस्टम कांग्रेस का है, अगर ऊपरी, मैं अपने पत्र का आपको एक संज्ञान बताता हूं। मैं पिछले 3 महीनों से लगातार हर महीने की 4 तारीख को एक पत्र भेजता था। अच्छा, किसको? प्रदेश के सभी अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को, आदरणीय हरीश रावत जी को भी भेजता था, आदरणीय मल्लिकार्जुन जी को भेजता था। अच्छा। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी जो कि सबसे बड़े नेता, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, जितने हमारे राज्य से केंद्र के वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन सबको मैंने 3 पत्र भेजे। अच्छा। एक पत्र का जवाब आ जाए। मैंने समय मांगा कि इस प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अपने शीर्ष नेतृत्व से समय मांग रहा है कि मैं कुछ बताना चाहता हूं, क्या स्थितियां हैं वो उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं। इसीलिए आज देखिए, नॉर्थ ईस्ट में क्या था, कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। हेमंत विश्व शर्मा जैसे नेता को खोने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और आज पूरी नॉर्थ ईस्ट, आसाम ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का सफाया हो गया। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी थी, ऊपरी आला कमान ने अपने नेतृत्वहीनता के कारण, अपनी अक्षमता के कारण अपने अच्छी लीडरशिप को खोया है, और उसका प्रतिफल है। कांग्रेस को कोई नहीं हरा रहा, कोई कांग्रेस को ना भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है। हमसे किसी ने हमसे तोड़ो नहीं कहा। हम इतने अंदर से वहां आहत थे कि कोई सुनने को तैयार नहीं था। और वहीं दूसरी ओर अगर मैं अल्मोड़ा की बात करूं, एक ऐसे जमीनी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया जो बहुत ही लो प्रोफाइल में रहते हैं, अजय वर्मा, बहुत ही सीधे साधारण व्यक्तित्व के हमारे धनी हैं। और आज मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, वो पहली बार कांग्रेस पार्टी पहली बार अल्मोड़ा में, अगर मेयर का चुनाव, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव थे, पहला मेयर का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी हारेगी, तो इसका भी पूरा कारण कांग्रेस के वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया। आपने पूछा मुझसे कि क्या कारण है 2016 के बाद कांग्रेस कमजोर हुई। निश्चित तौर पर कमजोर हुई। इसलिए कमजोर हुई क्योंकि वहां 12 अगर विधायक हैं, उसमें से 11 तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं,
और मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको 35 से अधिक सीटें चाहिए। इन 17, 18, 16 जितने भी होंगे बचे हुए, पता नहीं कितने हैं, मुझे तो अब ये भी पता नहीं है, गिनती हमने छोड़ दी उनकी। उतनों में भी अगर आप सबको अलग अलग बात कर लीजिए तो कम से कम 12 मुख्यमंत्री के दावेदार मिल जाएंगे आपको। जो हार गए वो भी दावेदार, जो नहीं बन पाए वो भी दावेदार। तो साहब मुख्यमंत्री तब बनाओगे जब आप विधायक लाओगे, और वहीं भारतीय जनता पार्टी में कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन राष्ट्रपति बन जाए, कौन प्रधानमंत्री बन जाए, किसी को पता है? तो ये उस पार्टी का बहुत व्यापक असर है, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस अंतिम छोर में बैठे हुए कार्यकर्ता के मन में एक अलग जगह दी कि हां, कभी मेरा भी नंबर आ सकता। आप अपना त्यागपत्र देने से पहले आपने बताया, जैसा कि हरीश रावत से मिलने गए थे, आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया था, मुझे याद है। क्या बात हुई होगी आपकी, और क्या जो हमारे पास खबरें हैं, चर्चाएं आई कि आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी हुई थी, उसी दौरान इस्तीफा देने से पहले हुई थी? उसके बाद हुई, उसके पहले नहीं हुई? नहीं, उससे पहले हरीश रावत जी से हुई थी। क्या कहा हरीश रावत जी ने, आपको रोका? देखिए, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसका पुराना साथी जो, क्योंकि मैं इसलिए बिट्टू जी आपसे पूछ रहा हूँ, आप उस अल्मोड़ा से आते हैं जिस अल्मोड़ा से खुद हरीश रावत जी आते हैं, उसी अल्मोड़ा से आते हैं जहाँ गोविंद सिंह महारा भी रहे हैं, उसी अल्मोड़ा से आ रहे हैं जहाँ से प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा करण महारा भी हैं। अब ऐसे अल्मोड़ा वालों का दिल कैसे बदला कि वो गए और उनको हरीश रावत जैसे मोहिनीरी गांव वाले, अल्मोड़ा वाले भी रोक नहीं पाए और वो दूसरी पार्टी में चले गए? मेरा ऐसा कहीं कोई मन नहीं था। मैं बार बार अपनी बातों को पार्टी, क्या बात हुई हरीश रावत जी से आपकी? मैंने उनसे कहा, मैंने उनको पूरी वस्तुस्थिति बताई, क्योंकि वो सबसे शीर्ष नेता थे और हमें तो कांग्रेस पार्टी में लाने वाली भी उस समय वही थी। बिल्कुल, इसीलिए आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मैं उनसे कभी इस इस्तीफे से पहले तक मैंने ना उनसे कभी कोई चीज मांगी, जो भी दिया उन्होंने खुद दिया, और ना मैंने कभी कोई ऐसी आर्गुमेंट उनसे किया। लेकिन अब मैं लंबे समय से, काफी समय से आहत था, जिस तरीके की चीजें हमारे साथ घट रही थी, हमारे लोगों को इस तरीके से अलग थलग कर दिया गया था। जो लोग अच्छा काम करने वाले थे उन्हें कहीं कोई मौका नहीं दिया जा रहा था। मैं हमेशा इस बात का पुरजोर कोशिश करता रहा कि जो अच्छा काम करने वाला कार्यकर्ता है उसे मौका दिया जाए। जब महिला आरक्षण लागू हुआ था हमारे अल्मोड़ा में, मैंने तब भी कहा था कि बहुत अच्छे महिला हमारे पास कार्यकर्ता हैं। अब उस दिन भी उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो एक पैरासूट से पैराट्रूपर को लाएंगे। तब मैंने उस समय भी बयान दिए थे कि अगर आप पैराट्रूपर लाओगे तो मेरी वाइफ भी तैयार बैठी, जबकि वो कहीं कोई राजनीति में नहीं है। मैंने कहा वो भी पैरासूट कैंडिडेट कहलाएगी। ये चर्चाएं बहुत रही कि आप अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे और नहीं मिला, फिर नाराज हो गए आप। मेरी पत्नी देखिए ना ओबीसी है, ना मेरी पत्नी राजनीतिक है। मैंने केवल ये कहा अगर आप किसी को पैरासूट से लाओगे तो मजबूरन मुझे अपनी पत्नी को पैरासूट कैंडिडेट, मैंने उसको पैरासूट कहा था, आप अगर किसी को पैरासूट के रूप में ला रहे हो तो मुझे उतारना पड़ेगा। मैं दूसरे की पत्नी को तो नहीं उतार सकता। भाई इतनी योग्यता मेरे अंदर नहीं है कि मैं दूसरे की पत्नी से कहूं आप मैदान पर उतर जाओ। मैं अपनी पत्नी पे ही मेरा अधिकार है। तो मैंने ये कहा था, निश्चित तौर पे अपने मीडिया के साथियों से कहा था, मेरे मित्र हैं सब लोग, मैंने उनसे कहा था कि अगर ये कहीं गड़बड़ करेंगे तो मुझे मजबूर। लेकिन सौभाग्य से अल्मोड़ा की सीट ओबीसी हो गई। ओबीसी में भी हमारे पास कई अच्छे योग्य कैंडिडेट थे, तो मैंने कहा उनको मौका दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ तो मैंने कहा ना, जो हमारे भाई वो चुने हुए प्रतिनिधि चाहेंगे वहाँ वही होगा। हम ये माने कि बहुत दिनों की नाराज़गी थी जो निकाय चुनाव में आकर टिकट बंटवारे की जो व्यवस्था हुई, उसके बाद वो नाराज़गी आपकी ट्रिगर कर गई और इसकी वजह से आपने पार्टी छोड़ दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आपकी मुलाकात हुई जब उसके बाद क्या बातचीत हुई आप दोनों के बीच में? किस तरीके से, क्या उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करिए या आपने प्रस्ताव रखा कि हम आना चाहते हैं? इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। फिर एक सवाल ये भी उठेगा कि क्या आपको भी कोई आश्वासन मिला है? देखिए, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ,
मैंने अपनी स्पीच में भी मुख्यमंत्री जी के सामने भी, जिस दिन मैं मुख्यमंत्री जी के पास मिला उस दिन भी उन्होंने कहा अगर कोई बात करनी है, मैंने कहा कुछ नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि यहाँ भी हमने कार्यकर्ता के रूप में ही अपना राजनीतिक, और हमें पता भी नहीं था कि हम यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, क्योंकि हम तो सामान्य परिवार से, क्योंकि हमारे घर में दादा जी हमारे जरूर राजनीति से जुड़े व्यक्ति थे, उसके बाद तो हमारे परिवार में सब लोग सर्विस करने वाले लोग थे, तो केवल मैं ही इस दिशा में आया, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे। और अपनी अल्प बुद्धि वाले आदमी को इतना योग्यता कम होने के बाद भी, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं हम तो पासिंग मार्क वाले थे, हमारे पास तो विशेष योग्यता वाले थे, क्योंकि कई मर्तबा टिकट भी कटते रहे। 2022 में हमसे कहा गया कि आपको मिलेगा मिलेगा, लेकर काट दिया गया, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। उस समय नाराजगी होती तो उस समय हम चले जाते, छोड़ना होता, अपने लिए कोई चीज मांगने के लड़ाई मांगा निश्चित। कौन कह रहा था कि आपको टिकट मिलेगा? हरीश रावत जी कह रहे थे? अब ये तो पार्टी फोरम में ये बातें तो अब देखिए तो कह सकते हैं, अब तो बता सकते हैं। मैं देखिए ना, मैंने कहा ना कि मेरा चरित्र ऐसा नहीं है कि मैं पीठ पीछे किसी के लिए कोई गलत बात कहूं, और वो अच्छा भी नहीं, वो सामाजिक राजनीतिक जीवन में अच्छा भी नहीं। मेरा इतना मानना है, जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, जिन लोगों ने मेरा तिरस्कार किया, जिनको गले लगाना था उन्होंने तो मेरा तिरस्कार किया, और जिन्हें मैं हमेशा कोसता रहा, जब से पुष्कर सिंह धामी जी भी मुख्यमंत्री बने होंगे तब से कोई मैंने फूलमाला लेके तो कभी स्वागत किया नहीं उनका, हमेशा मंचों से। और जितना विरोध शायद एक प्रतिपक्ष के रूप में बिट्टू कर्नाटक ने किया होगा, शायद किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने जो प्यार, उन्होंने हाथ थामा, और जिस अपनेपन से, परसों की स्पीच भी आप सुनिए माननीय मुख्यमंत्री जी की, कितना अच्छा बोला। और एक चीज मेरे मन में घर कर गई, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। हम अपने भाषणों में देखिए ना, कई बार हमारे शीर्ष स्तर पर जब चैनलों में चलता है, राहुल गांधी जी के बयान सुनते होंगे आप, वो हमेशा आरएसएस को गाली देते। आपने राहुल जी के बयान सुने होंगे, भाई कांग्रेस पार्टी के, जिस पार्टी में मैं इतने साल रहा, तो मैंने देखा कि जबकि वहां तो नमस्ते सदा बत्सले मातृभूमि शुरुआत ही मातृभूमि को प्रणाम करने से होती, और ये कांग्रेस की भी परंपरा थी कि राष्ट्रीय गान से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और राष्ट्रीय गीत से समापन होगा। लेकिन हम आरएसएस को गाली देते हुए अपने नेताओं को सुनते थे। मैं दिल्ली में एम्स में, मेरे फादर इन लॉ की तबीयत खराब थी, उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई। अच्छा। और मैं लगभग 1.5 महीना दिल्ली रहा। ट्रॉमा सेंटर के पास एक बहुत बड़ी बहुमंजिली इमारत है, जिसमें अगर कभी देखना हो किसी को, ईश्वर ना करे किसी के परिवार के साथ कोई ऐसी घटना घटे, आरएसएस के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के लोग किस तरीके से सेवा भाव कर रहे हैं। 200 रुपए में कमरा मिलता है, और बहुत बड़ा कमरा, इस हॉल का आधा, जिसमें 4, 5, 6 लोग आराम से सो सकते हैं। 30 रुपए में भरपेट खाना, रोटी सब्जी दाल। अरे सेवा भाव तो वहां से सीखिए ना। वो अगर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कह रहे हैं तो साहब मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। और ऐसी सेवा भाव दिल्ली जैसे स्थान पे जहां 5,000, 6,000, 10,000 में कमरा नहीं मिल रहा, और वहां वो 200 रुपए में कमरा भी दे रहे हैं और 30 रुपए में खाना भी दे रहे हैं। हम आज, अरे मैं बड़ा प्रभावित हुआ, मैं उस सेवा भाव से भी बहुत प्रभावित हुआ। मेरे मन में ये बात घर कर गई कि हम जहां रह रहे थे वहां तो हम खाली ऐसी चीजें कर रहे थे, उन लोगों को कोस रहे थे जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, और जैसे ही हम सनातन धर्म की बात करते हैं हमारे भी डंडे पड़ने लग जा रहे हैं, हमारे भी चाबुक लगने लग जा रहे हैं। भाई इस धर्म में, अगर सनातन धर्म में इतना ही आप काहे को दिखावा कर रहे हैं, जनेऊ पहन ली, मैं जनेऊ वाला हूं, वो बिना जनेऊ वाला है, मेरी 5 वाली है, उसकी 7 वाली है। मैं मीडिया में बहुत देखता था, आप भी लोग राहुल गांधी पे अब मैं किसी पे नहीं कह रहा हूं साहब, ये आप समझ जाएंगे, समझदार हैं आप मुझसे ज्यादा समझदार। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस सनातन धर्म पे आप टिप्पणी करेंगे, अपने देश के प्रधानमंत्री को आप गाली देंगे। प्रधानमंत्री देश के गौरव, मैं प्रतिपक्ष के रूप में बैठा हूं, मैं संसदीय तरीके से एक प्रतिपक्ष के रूप में बोल सकता हूं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में क्या राहुल गांधी जी को कोई अपशब्द कहूंगा? मैं जी कहूंगा। वो उस पार्टी के शीर्ष नेता है, और इसी प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं,
वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। आपने अपने मनमोहन सिंह जी के पत्र को फाड़ा, आपने उनकी घोषणाओं का अपमान किया, आपने नरसिम्हा राव जी का अपमान किया, आपने सीताराम केसरी जी का अपमान किया, आपने किसका सम्मान किया? आप इतने अहंकार में अगर रहेंगे तो ये सारी बातें तो आज आप कह रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने कई बार कहा, इसीलिए तो पत्र भेजे। उन पत्रों को मैं, आप चाहेंगे तो मैं सार्वजनिक कर दूंगा। मैंने इसीलिए तो कहा कि हम चाहेंगे कि आप चाहे हमारे साथ बैठिए, हमें भेजिए, हम जरूर उनको दिखाना मैं चाहेंगे। आप मैं क्योंकि इसीलिए आपसे सवाल उठेंगे कि आप अब तक रहे 40 साल के करीब, 38 साल के करीब आप पार्टी में रहे, तब तो आपने बोला नहीं। मैंने और अब बोला, पार्टी छोड़ने के बाद आप बोल रहे हैं। देखिए वो बातें, क्योंकि पार्टी के भीतर रह के मैं पार्टी के भीतर कह रहा था। उस समय मैं बता रहा था कि भाई ये गलत हो रहा है, आप अच्छे कामों का विरोध ना करें। जिस दिन मैंने अगर वो दिए जला दिए, रामला कर दी, तो मैं क्या पार्टी का विरोधी हो गया? मैंने तो ये कहा कि आप भी करिए। मैंने तो कहा, एक सजेशन दिया था अपना, मैंने सुझाव दिया था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये कहे कि हम 5 दिए पूरे प्रदेश में बांटेंगे, पूरे प्रदेशवासियों को 5-5 दिए देंगे। साहब आप दिवाली मनाइए अपने घर में, हम दिए देंगे मिट्टी के। तो हम लोगों से कैसे जुड़ेंगे? हम गाली देकर, हम विरोध कर, हमेशा विरोध की राजनीति अच्छी नहीं होती। हरीश रावत जी से क्या बात हुई उस दिन जब आप जा रहे थे? तो बताया नहीं आपने। मैंने रावत साहब से कहा, मैंने अपना इस्तीफा दिया। पहले मैं माननीय करण मेहरा जी, क्योंकि मेरे बचपन के मित्र हैं, उनसे भी क्या बात हुई वो भी पूछेंगे। करण महारा से क्या बात हुई? करण महारा ने आपका हाथ थामने की कोशिश की या नहीं की? लेकिन पर हरीश रावत साहब से मैंने कहा, उनको मैंने पूरी स्थितियां बताई कि अब यहाँ हम लोगों का नहीं है। जब मान सम्मान नहीं है, लोगों की बातें नहीं सुनी जाती है, तो उन्होंने समझाने की, मनाने की कोशिश भी की। सब स्थितियां रही। लंबा मैं 4 साल 4 घंटा बैठा, लेकिन मैं मन बना चुका था कि अब ये यहाँ हमारा ये घर अब हमारे लिए सम्मानजनक स्थिति वाला नहीं रहे। हरीश रावत ने क्या कहा फिर? अब वो क्या कहते? क्या जब कहते? कोई आदमी इस बात को, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अगर वो मौन रहे तो क्या हम ये माने कि बिगड़ती स्थिति में हरीश रावत एक मौनी बाबा की तरह शांति से बैठे हुए और देख रहे हैं सब कुछ? नहीं, अब ऐसा ना, आज उनकी स्थिति बहुत कुछ करने की भी नहीं रह गई है। आज वो स्थिति नहीं है जो पहले थी। जिस तरीके से वो पहले से कई चीज़ों को कांग्रेस पार्टी में मैनेज करते थे, अब वो स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। करण महारा ने क्या कहा आपसे? मेहरा जी के साथ मैं बैठा, क्योंकि बचपन से हम साथ रहे, मित्रता है, सौहार्दपूर्ण बात हुई। जब मैंने इस्तीफा दिया तो नाराजगी भी व्यक्त की, लेकिन मैंने इस्तीफा रखा। मैंने कहा मैं अब आगे काम नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जहां आप बैठे हैं कुछ दिनों पहले वहीं करण महाराज जी बैठे थे और मैं यहाँ बैठा था और उनसे मैं सवाल पूछ रहा था पार्टी को लेकर, पार्टी की नीतियों को लेकर। वो बहुत तफसील से बता रहे थे और उनको बहुत उम्मीदें थीं कि आप जैसे लोग जो हैं वो पार्टी को आगे ले जाएंगे। तो ऐसे में जब उनको आप दे रहे होंगे इस्तीफा, तो क्या भाव रहे होंगे, मैं ये समझना चाह रहा था। नहीं, भाव तो देखिए, हम लोगों ने बहुत युवा अवस्था से ही साथ काम किया और कोई ऐसा हमारे कभी कोई संबंधों में भी कोई कटुता नहीं थी और कोई हमारे आपस में ऐसे मतभेद भी नहीं थे कि जो राजनीतिक पदों के मतभेद हों, कि एक साथ के कहीं कोई एक विधानसभा भी नहीं थी। लेकिन अब वो मुझे लगता है कि मेहरा साहब को नहीं लगा होगा कि मैं शायद ऐसा फैसला लूँगा। मैं आपसे एक सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा था, अब थोड़ा मैं सीधा पूछता हूँ। क्या करण महारा और हरीश रावत के बीच में कोई द्वंद्व है और इसकी वजह से हरीश रावत के करीबी लोग वो पार्टी को छोड़ते चले जा रहे हैं मौजूदा दौर में? देखिए, जब राजनीति में कुछ लोग ऊपर की ओर आते हैं तो कुछ कानाफूसी करने वाले लोग आते हैं। हमने देखा, वो चाटुकार होते हैं और वो लोगों के बीच में एक गैप बनाने का काम करते हैं। वहाँ पर यह है कि समझदार लोग उस गैप को भरने का काम करते हैं। अब आज ऐसे समझदार लोग कम हो गए हैं जो उस गैप को भरने का काम करते हैं। और मेरा मानना है कि जो चाटुकार होंगे, वो कानाफूसी वाले, यहाँ हमारी कांग्रेस में कान में बात करने वाले बहुत लोग हैं। वो कान में बात करते हैं और पता नहीं कान में क्या बातें होती हैं, वो आज तक मेरे भी समझ में नहीं आया। और वो कान में बात करने से ही कई मतभेद पैदा होते हैं, जिसका नुकसान बाद में पार्टी को होता है। और आज वही स्थितियाँ हो रही हैं कमोवेश। आज कांग्रेस पार्टी को वही स्थितियाँ, क्योंकि सब आपस में इतने ग्रुप बन गए हैं, हर व्यक्ति अपने ग्रुप को लेकर चल रहा है।
इतने ग्रुप हैं कांग्रेस में, और वहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने हिसाब से दिशा निर्देशन देता है, प्रदेश अध्यक्ष जी अपने हिसाब से दिशा निर्देशन देते हैं, संगठन मंत्री जी का अपना। मैंने तो 1-2 दिन में जो सीखा और जो देखा कि अनुशासन के मामले में जितने लोग हमारे यहाँ, तो ये होता था जब हम कांग्रेस में थे, 15 कुर्सियां होंगी, 500 लोग मंच में घुस जाएंगे। वहां अगर 3 कुर्सियां हैं तो 3 ही लोग मंच में बैठेंगे जिनको बुलाया जाएगा। तो ये अनुशासन है। और किसी भी संगठन, हम छोटी सी रामला करते हैं, उसमें भी अनुशासन बनाए रखते हैं। और मैं तो वैसे भी राजनीति से ज़्यादा मैं सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी करता हूँ। मैं नशा मुक्त, खेल युक्त अपना पहाड़ बनाने के लिए बच्चों को वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल ये सब सामान बांटता हूँ, और बालिकाओं को अलग सामग्री देता हूँ, हर मेधावी बच्चों को सम्मान करता हूँ। मैं तो उस दिशा में अपने काम कर रहा था, लेकिन वो भी बात हमारे साथियों को नागवार गुजरी। उनको लगा कि ये पता नहीं ऐसा क्यों काम कर रहा है। अच्छा, मथुरा दत्त जोशी जी ने भी आपके साथ ही पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन की। आप दोनों एक ही मंच पर थे। मथुरा दत्त जोशी की पार्टी बीजेपी की ज्वाइनिंग की पटकथा कैसे लिखी गई? क्या आपने उनको कहा या खुद ही वो तैयार थे, उन्होंने आपको कहा कि चलिए? नहीं, कहा किसी ने कुछ नहीं। बाद में एक साथ मुलाकात हुई। मथुरा दत्त जी के अपनी बातें थी, क्योंकि वो तो अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, और बाद में लगता है कि उनको लगा होगा, क्योंकि उनसे वो कहते हैं कि लिखवाया जो भी करवाया, और उनकी नाराज़गी भी थी। लंबे समय से वो दावेदार भी थे, सब कुछ रहा उनके साथ, और उनको कुछ बातें चुभी होंगी। और साथ हम 3 लोगों ने, क्योंकि उस समय अगले दिन जब बात हुई हम लोगों की, तो हम 3 लोग, जगत सिंह खाती जी, मथुरा दत्त जी और मैं, एक साथ। आप लोगों को पता होगा पहले से कि हम तीनों एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं? तो अब देखिए, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग, हम 3 लोग साथी, वो मुख्य प्रवक्ता थे, मैं महामंत्री था, जगत सिंह जी महामंत्री थे, तो हम सब लोग साथ के हैं। और मथुरा दत्त जोशी जी का कांग्रेस छोड़ना आपको लगता है कि एक संगठन के तौर पर, जिसने शायद इंदिरा गांधी के समय से वो पार्टी से जुड़े हुए थे और हर दौर में वो बने रहे, कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत टिकट के लिए बहुत दबाव बना रहे थे, इसकी वजह से पार्टी छोड़ दी उन्होंने, उनको नहीं मिला। क्या ऐसा था कि टिकट न मिलने से वो नाराज़ हो गए और पार्टी छोड़ दी? देखिए, टिकट तो महत्वपूर्ण रहा ही, टिकट की, क्योंकि अपनी सिर्फ टिकट ही? बाकी तो मुझे लगता है कि टिकट ही पे उनका नाराज़गी रही, क्योंकि टिकट के कारण ही शायद उन्होंने उस इस्तीफे को दिया, क्योंकि और तो कोई ऐसी, क्योंकि संगठन हमारे के महत्वपूर्ण पद में बैठे थे, उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, और अध्यक्ष के बाद तो उन्हीं का दायित्व था, और वो काम भी अच्छा करते हैं। वो मयूख मेहर को लेके बार बार सवाल उठा रहे थे कि मयूख मेहर पे कोई एक्शन नहीं हुआ और हम लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है। मयूख मेहर तो खुद एक दूसरे प्रत्याशी को, जो पार्टी का प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी नहीं है, उनको चुनाव लड़वा रहे हैं। लगता है कि कांग्रेस दबाव में रहती है क्या? मैंने कहा कि विधायकों के हिसाब से ही वहाँ चीज़ें चलती हैं। विधायक अगर कहे कि साहब इस व्यक्ति को, आप देखिए ना, जागेश्वर के जो आज विधायक हैं, जिन्होंने आदरणीय कुंजवाल जी को हराया, उनको 24 घंटे के लिए के अध्यक्ष बनाया था प्रीतम सिंह जी ने। 24 घंटे नहीं रहने दिया, दबाव बनाकर उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया। आज विधायक है जागेश्वर के। हमारा तो दुर्भाग्य है कि अच्छे कार्यकर्ता जो काम कर रहे थे हमारे समय में, उनको किसी को भी काम नहीं करने दिया गया। और इसीलिए आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हैं, या जो विधायक के रूप में जुड़े हैं, कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। और आज धीरे धीरे पूरी भारतीय जनता पार्टी में जो लोग लगातार आ रहे हैं, अल्मोड़ा में भी अनेकों इस्तीफे हुए हैं, और भी इस्तीफे हुए हैं, और मुझे लगता है 2027 तक तो पूरी कांग्रेस खाली हो जाएगी। बहुत सारे नाम हैं, उन नामों को मैं नहीं करूँगा, लेकिन एक सहज सवाल उठता है बिट्टू साहब कि बहुत सारे जब कांग्रेसी भाजपा में चले जाएंगे, तो चूंकि भाजपा की अपनी लीडरशिप है
और अपने उनके कार्यकर्ता हैं जो बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, वो अपने ऊपर दबाव महसूस करते होंगे। आप भी दावेदार के तौर पर आ जाते हैं उनके साथ। इस एक द्वंद्व को आप लोग क्या महसूस करते होंगे वहाँ पर जब आप नए गए हैं? क्या कोई ऐसा द्वंद्व है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहाँ पर दावेदार अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो आप वहाँ पर एडजस्ट होने में आपको भी वक्त लगेगा और वो भी आपको एडजस्ट करने में शायद वक्त लेंगे। देखिए, वहाँ जो शर्त के साथ जाएगा, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि इतने वो एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वहाँ ये शर्त और ये दावेदारी, ये सब चीज़ें नहीं चलती। जो दावेदार होता है, मुझे लगता है उसका कभी नंबर भी नहीं आता। आप देखिए, जब मुख्यमंत्री की नामों की चर्चा होती है, जिन जिन नामों को मीडिया के बंधु दिखाते हैं, पता चला वो किसी और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए किसी विधायक को वो मुख्यमंत्री बनाते। तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ काम उनके यहाँ जो मैंने देखा है, और क्योंकि अभी तो मैंने एक आध दो दिन से पहले मुझे कोई ऐसी जानकारी भी नहीं थी, लेकिन जितना मैं वहाँ गया, मैंने उन लोगों के साथ बैठा, उनसे सीखा, तो मुझे लगा कि यहाँ काम करने वाले का सम्मान है। और हमारे साथ ये हुआ, जो हम काम करने वाले लोग थे, कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं था। जो काम करेगा उसको वो तिरछी निगाह से देखेंगे कि ये क्यों कर रहा है, इसे कैसे गिराया जाए, इसे कैसे किनारे किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। और भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति काम कर रहा है, आज हमारे साथ ये है कि अगर हम, और लगाइए अल्मोड़ा से पूरी आसपास के लोगों ने बहुत सम्मान के साथ मुझे लगातार, आज फोन मुझे बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं आपके साथ बैठा हूं तो स्विच ऑफ करना पड़ रहा है। इतने फोन आ रहे हैं, सब ने, किसी ने कहीं कोई ऐसी कोई नाराजगी, उन्हें पता है जो काम करने वाला कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा। अब पार्टी अपने, इस बात का डर तो नहीं है कि कहीं आप नेपथ्य में चले जाएंगे नई पार्टी में जाकर, जैसे राजेंद्र भंडारी चले गए? देखिए, काम करने वाला कभी कोई नेपथ्य में नहीं जाता। आप काम का, मुझे विश्वास है कि मैं जिस तरीके से अपने सामाजिक कार्यों को कर रहा हूँ, राजनीति तो अपने स्थान पे है, और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेवाएं जो मुझे पार्टी देगी, जो मुझे काम सौंपा जाएगा, मैं उसे बखूबी करूँगा। और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ, जो सांस्कृतिक काम कर रहा हूँ, उसे करने की कम से कम यहाँ तो रोक टोक नहीं होगी। 30-35 साल का वक्त आपने दिया। पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी अब तक कांग्रेस की, उसमें गांधी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अब ठीक उसकी विपरीत विचारधारा वाली पार्टी में हैं आप, जिसमें सावरकर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सावरकर और गांधी के बीच की ये जो दूरी है, इसको पूरा करने में आपको वक्त तो लगेगा। देखिए, गांधी के प्रति आपकी सोच भी बदलेगी फिर? नहीं, गांधी के प्रति हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की कोई सोच नकारात्मक नहीं है। ये कुछ लोगों ने नकारात्मकता फैलाई है, उन्होंने कभी गांधी जी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहे। हाँ, वीर सावरकर को जरूर लोगों ने कोसा है। वीर सावरकर के खिलाफ कई बातें, जिस पार्टी में मैं था इतने साल, वहां मैं सुनता था कि, और जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, मैंने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना और इस सब चीज के बारे में पढ़ा, डॉक्टर हेडगेवर साहब के बारे में पढ़ा, तो मैंने जब देखा कि उनका कार्य, ये एक उन्होंने ऐसा संगठन बनाया था जो लोगों के मदद के लिए था, जो लोगों की मदद आज भी कर रहा है। वो एक सांस्कृतिक, एक सामाजिक ऐसा संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आज भी लोगों की मदद कर रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। अभी मैं अपने पूरे 4 लोग वहाँ उस कमरे में रहे हैं। फिर गोडसे को भी आप सही मानेंगे? देखिए, गोडसे के ऊपर एक अलग प्रश्न है। वो सावरकर जी का, क्योंकि किस तरीके से उनको जेल हुई, किस तरीके से काला पानी दिया गया, ये सब एक अलग इतिहास है। गोडसे साहब का अलग है। उनका देखिए, जो अहिंसा वाली बात थी, जो वो कहना क्या चाहते थे, वो अलग तथ्य था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो काम किया वो अनुचित था। उस बात को मैं आज भी कहने को तैयार बैठा हूं कि जहां पर हम
आज ये देश में सत्य अहिंसा की बात करते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी भी करती है। उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहें कि नहीं साहब हिंसा होनी चाहिए। हाँ, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हम शिवाजी महाराज की बात करते हैं, जो राष्ट्र के हित के लिए हो, जो राष्ट्र की माँ भारती की बात करते हैं, इस मातृभूमि की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं। अब इस देश में हम अन्य मुल्कों के देवी देवताओं की बात तो करेंगे नहीं, तो हम अपने देश में जिसे हम मानते हैं उसकी बात करते हैं। तो निश्चित तौर पे ये देश आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और प्रदेश आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आखिरी सवाल आपसे, राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि यशपाल आर्या और हरक सिंह रावत वापसी कर पाए, शायद संभावनाओं के ही उस सिरे को पकड़कर, और दोबारा कांग्रेस में आ गए। क्या बिट्टू कर्नाटक जी आज जब हमारे साथ बैठे हैं तो उन्होंने उन संभावनाओं की रस्सी को छोड़ दिया है जिसमें वो कभी वापसी का रास्ता भी देख पाएंगे कांग्रेस में, और अब सिर्फ बीजेपी में ही रहेंगे? मैंने साफ तौर पे कह दिया, जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे अब वापसी करनी है, मैं सामाजिक राजनीतिक जीवन को ही छोड़ दूंगा। मैं आपके सामने कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने कहा है, मैं 35 साल कांग्रेस में रहा, तो मैंने 35 साल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं की। आज मेरे जाने के बाद पीठ पीछे लोग कहते रहेंगे कि इन्होंने नहीं किया, कह सकते हैं। जो आज कई लोग ऐसे होंगे जिनको हमने पूर्ण तरीके से मदद की, और एक कार्यकर्ता के रूप में जितनी मेहनत हम कर सकते थे हमने की। और आज जब मैंने 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे भाजपा में शामिल किया, उस दिन के बाद मैंने कहा अपनी देश और अपनी मां से कोई गद्दारी नहीं करता। आज से भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है। मैं मर सकता हूं, कट सकता हूं, लेकिन उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और अगर कभी ऐसा समय आया कि मुझे, आपने कहा संभावना है, तो मैं उस दिन सामाजिक राजनीतिक जीवन का परित्याग कर दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में अंतिम समय तक रहूंगा, और एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं कुछ चाहिए, मुझे सब पद मिले। प्रदेश में केवल प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के मैं सब पदों में रहा हूं, और बैकडोर से, क्योंकि फ्रंट डोर से तो हमें कोई पार्टी ने मौका दिया नहीं, उस पार्टी ने जिस पार्टी में मैं 35 साल रहा। बैकडोर से राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री स्तर मिलता है, वो दोनों पदों में मैं रह चुका हूं। और बूथ से लेकर प्रदेश के हर उच्च पद में जो मेरी योग्यता थी, शायद मुझे उन्होंने दे दिया होगा। और अब यहां मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी मुझसे जो चाहेगी, जो काम चाहेगी, मेरी योग्यता के अनुसार मैं उस काम को करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके सामने कह रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बैठने के लिए, और इतने लंबे वक्त तक हमारे साथ साक्षात्कार देने के लिए। हो सकता है कुछ सवाल आपको तीखे लगे होंगे, लेकिन आपने बखूबी उनका जवाब दिया है। बिट्टू कर्नाटक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नई पार्टी ज्वाइन की है, आपको आपके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज फिलहाल बिट्टू कर्नाटक जी के साथ इतना ही। वक्त मिला तो फिर एक बार इनके साथ भविष्य में एक और पॉडकास्ट करेंगे, और इनकी बदली हुई राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।